नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर सिंपल सा SHM, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। ठीक है, तो किस तरीके से हम इसके डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करेंगे या फिर फाइंड करेंगे देखते हैं। ओके, मैं अज्यूम कर ले रहा हूं कि मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, यानी वन डायमेंशनल वाइब्रेशनल मोशन कर रहा है। ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, माना वो इनिशियली ये क्या है, इसकी मीन पोजीशन है, यानी ये क्या है, मीन पोजीशन है इसके, और इसके बाद क्या करेगा, वो वाइब्रेट करेगा या फिर ऑसिलेट करेगा। ओके, मैंने अज्यूम कर लिया कि ऑब्जेक्ट यहां से कहां गया, मैंने इस P पॉइंट पर गया, यानी अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर गया। एक्सट्रीम पोजीशन क्या है, इसकी P है, और यहां से भी बैक आया और इस O पॉइंट को इसने क्रॉस किया, फिर कहां चला गया, इस Q पॉइंट पर चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर रहा है, ये इस O पॉइंट के अबाउट बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है, या फिर ऑसिलेट कर रहा है, या फिर वाइब्रेट कर रहा है। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि एट एनी इंस्टेंट वो कहां पर है, किसी इस पॉइंट पर है, और इसकी जो पोजीशन है या फिर जो डिस्प्लेसमेंट है एट एनी टाइम t वो कितनी है, x है। ठीक है, और हम जानते हैं अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कौन सी है, ये है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है तो इस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, और जिसकी डायरेक्शन कहां की ओर होगी, इधर की ओर होगी। ये फोर्स कहां की ओर लगेगा, इधर की ओर लगेगा। ये F फोर्स लग रहा है इधर की ओर, क्योंकि हम जानते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कि जो फोर्स होता है यहां पर वो क्या होता है, इस डिस्प्लेसमेंट के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और इसके क्या डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इस टाइप का हमारे पास कंडीशन है। क्या हो रहा है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो इस मीन पोजीशन O के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, एट एनी टाइम उसका जो डिस्प्लेसमेंट है x है और उस पर लगने वाला फोर्स F है। नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन वी नो दिस फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और डायरेक्शन क्या होती है, उसके ठीक अपोजिट होती है। ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के क्या है, ठीक अपोजिट है। ठीक है, नाउ मैं आप क्या कर रहा हूं, यहां पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा रहा हूं। हम जानते हैं जैसे मैं यहां पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो यहां पर क्या आएगा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। मैंने यहां पर क्या किया, सिंपल सा इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को क्या कर दिया, हटाया। जैसे मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो F इज इक्वल टू, मैंने अज्यूम कर लिया क्या है मेरे पास, वो कांस्टेंट K है, तो माइनस का K x आ जाएगा। ओके, ये वेक्टर ऐसे रहने दे रहा हूं। नाउ ये क्या है, K है, K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल में फोर्स कांस्टेंट ही बोलते हैं। इसके को हम क्या बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट। ओके, क्या बोलते हैं हम इसको, फोर्स कांस्टेंट। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, अगर इसको यूनिट निकालूंगा, यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट या यूनिट ऑफ K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये क्या है, फोर्स और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, क्या हो जाएगा हमारे पास, न्यूटन पर मीटर, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, न्यूटन मीटर इनवर्स लिख सकता हूं। ठीक है, ये क्या होगी हमारे पास, यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट। K क्या है यहाँ पर, फोर्स कांस्टेंट है। नाउ अब ये क्या है, मेरे पास फोर्स है। अगर मैं अज्यूम करूं जो यहाँ पर बॉडी मेरी, यहाँ फिर जो पार्टिकल या फिर जो मास यहाँ पर मूव कर रहा है उसका मास कितना है, m है। मैंने अज्यूम कर लिया कि उसका मास कितना है, m है। अगर उसका मास m है तो यहाँ पर जो F है, F यानी क्या है, फोर्स। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मैंने अज्यूम कर लिया इफ A इज एक्सेलरेशन, A इज एक्सेलरेशन एंड m इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट। m क्या है हमारे पास, मास है। देन दो फोर्स को किससे रिप्लेस कर दूंगा, यहां पर मैं ma से रिप्लेस कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, ये ma इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, माइनस का k डिस्प्लेसमेंट x आ गया। ठीक है, तो यहां से एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो मेरे पास माइनस का k अपॉन m इंटू कितना आ गया, x आ गया। अब ये क्या है, एक्सेलरेशन है, और हम जानते हैं एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ या सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है कि एक्सेलरेशन को हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, जहां x क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। इसका डिस्प्लेसमेंट का सेकंड डेरिवेटिव निकालना तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्सेलरेशन आएगा। ना इसकी वैल्यू यहां से उठा कहां पुट कर दो, इधर पुट कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो ये d स्क्वायर x d डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, ये माइनस का k अपॉन m इंटू x आ गया। ठीक है, नाउ मैं अज्यूम कर ले रहा हूं, मैंने लेट कर लिया कि जो यहाँ पर k अपॉन m है, ये क्या है, ये कोई कांस्टेंट है, एंड दिस k अपॉन m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। क्या अज्यूम कर लिया मैंने, k अपॉन m क्या है, कोई एक कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर है। तो मैं यहाँ से अगर ओमेगा इक्वल टू निकाल दूं कितना हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k अपॉन m आ गया। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि मैंने यहाँ पर जो k अपॉन m है उसको जो क्या रख दिया, मैंने ओमेगा स्क्वायर रख दिया। नाउ हमारे पास जो नई इक्वेशन निकल के आएगी, क्या आ जाएगी हमारे पास, डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर ये वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है, ओमेगा स्क्वायर क्या है, कोई कांस्टेंट, किससे रिप्लेस किया है हमने, के अपॉन एम को ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस किया है, एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर
x वेक्टर। नाउ से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1। इसे मैंने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। ये क्या है, यहाँ पर एक्सेलरेशन है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और ये क्या है, कांस्टेंट है। तो ये इक्वेशन को बताने चाह रही है, ये इक्वेशन 2 बताना चाह रही है कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में क्या होती है, ठीक अपोजिट होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। तो ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो एक्सेलरेशन है इसकी डायरेक्शन क्या है हमारे पास, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, ना इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास ये d² x डिवाइडेड, अब मैग्नीट्यूड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, d² x डिवाइडेड बाय dt² प्लस का कितना आ जाएगा, ये ω² इंटू एक्स आ गया। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 2। ये माइनस इधर है, क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा। और ये इक्वेशन 2 है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन या SHM। यही क्या है हमारे पास, सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाउ यहाँ पर जो x है वो क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट है एट एनी टाइम t। नाउ अब इसी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या निकालेंगे, हम सॉल्यूशन निकालेंगे कि जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, यानी इस x इन डिस्प्लेसमेंट को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या हुआ, इस x की वैल्यू फाइंड करना है। जो x डिस्प्लेसमेंट है ये क्या होगा, एट एनी टाइम t। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इसका हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, नाउ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देखते हैं। नाउ यहाँ पर क्या करेंगे, हम गैस करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि हमारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये हो सकता है, और हमारा गैस क्या हो जाएगा, सही बैठेगा, क्योंकि मैं वही चूज करूंगा जो क्या होगा, सही होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मुझे पता है, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि लेट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर अबव डिफरेंशियल इक्वेशन इज x इक्वल टू क्या है हमारे पास, मैंने अज्यूम कर लिया कि सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन का मतलब ये x की वैल्यू, मैंने अज्यूम कर लिया कि वो एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन है। दिस x इज इक्वल टू c e की पावर अल्फा t। क्या है इसका आंसर, क्या है, मैंने अज्यूम कर लिया x इक्वल टू c e की पावर अल्फा t है, जहां c क्या है, कांस्टेंट है, और अल्फा भी क्या है, कांस्टेंट है। c और अल्फा दोनों क्या है हमारे पास यहाँ कांस्टेंट है, और t क्या है, एट टाइम t, कोई एक टाइम t है, t क्या है यहाँ पर, टाइम है, e एक्सपोनेंशियल हो गया। ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया कि वो सॉल्यूशन क्या है, ये दिया हुआ है। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 2 हो गया था, इसे मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 3। क्या कर दिया मैंने, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3। एक बार इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट t, तो क्या आ जाएगा, देखो मेरे पास यहाँ पर dx डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू कितना आ गया, c अल्फा e की पावर अल्फा t। ठीक है, क्योंकि c क्या है, कांस्टेंट है, ऐसे ही रहा, e की पावर अल्फा t का क्या हो जाएगा, e की पावर अल्फा t हुआ, फिर किसका करेंगे, अल्फा t का करूंगा, तो अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट अगर t का क्या, तो t की रिस्पेक्ट में कितना आ गया, 1 आ गया। तो क्या बचा फाइनली हमारे पास, dx अपॉन dt इज इक्वल टू c अल्फा e की पावर अल्फा t। ठीक है, नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन दोबारा इसको डिफरेंशिएट कर दिया, अगेन इसको डिफरेंशिएट करके क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर d² डिवाइडेड बाई dt² इज इक्वल टू c अल्फा² इंटू e की पावर अल्फा t। इतना आ गया, ये क्या निकल गया, d² ओवर dt² इज इक्वल टू c अल्फा² e की पावर अल्फा t निकल गया। से इट इज सम इक्वेशन नंबर, क्या बोल दिया हमने इसको, 4 बोल दिया। ठीक है, नाउ अब ये क्या है, x है, ये क्या है, d² ओवर dt², इन दोनों की वैल्यू को उठाकर कहाँ पुट कर दो, इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। ठीक है, पुटिंग 3 and 4 इन इक्वेशन नंबर 2 करिए, आप पुट करिए, मैं मिटा लेता हूं तब तक। पुटिंग 3 and 4 इन 2, 3 and 4 को कहां पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। देखो क्या निकल के आता है हमारे पास, सबसे पहले किसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, d² ओवर dt² की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो c अल्फा² e की पावर अल्फा t, फिर क्या आ जाएगा, प्लस का अंदर क्या आएगा, ω², फिर क्या आएगा, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, c इंटू कितना है हमारे पास, e की पावर अल्फा t, अरे सॉरी यहाँ पर दिस विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये कहाँ आया, इधर आया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड में 0 आ जाएगा। ठीक है, याद रखना है, यहाँ पर मिस कर दिया मैंने, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। नाउ देखो c e की पावर अल्फा t, c e की पावर अल्फा t दोनों ओर से क्या है, कॉमन है, कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा, देखो ये c e की पावर अल्फा t कॉमन आ गया, तो अंदर कितना बच गया हमारे पास, अल्फा² प्लस का
ओमेगा स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू 0। ना अगर इसको 0 होना है, यानी जो ये लेफ्ट हैंड साइड में इसको 0 होना है, या तो इसने 0 होना चाहिए या फिर इसने 0 होना चाहिए। नाउ ये जो यहाँ पर है सी ई की पावर अल्फा टी, ये किसकी वैल्यू है हमारे, जो हमने इसका सॉल्यूशन अज्यूम कर रखा है एक्स की वैल्यू है। तो अगर इसका सॉल्यूशन ही हम 0 अज्यूम कर लेंगे तो फिर तो ये तो गलत हो गया, होगा ही नहीं, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता। 0 कौन होगा फिर, ये वाला होगा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सिंस जो सी ई की पावर अल्फा टी है वो 0 के बराबर हो ही नहीं सकता, ठीक, क्योंकि यही क्या है हमारा सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसी को हम 0 अज्यूम कर लेंगे तो फिर फायदा ही क्या है। तो ये 0 नहीं हो सकता, तो 0 कौन होगा, ये होगा, कौन सा वाला, अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ माइनस का ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर का अंडर रूट से बाहर निकल कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस ओमेगा आ गया, और अंदर कितना बच गया, अंडर रूट ऑफ -1। एंड सिंस वी नो अंडर रूट ऑफ -1 किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है, यानी आई के बराबर होता है। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, प्लस माइनस आई ओमेगा आ गया। यानी यहाँ पर जो अल्फा कांस्टेंट है इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में, या जो हमने इसका सॉल्यूशन अज्यूम कर रखा है, इस अल्फा की कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू है। एक क्या है हमारे पास प्लस आई ओमेगा, और दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस आई ओमेगा। तो यहाँ पर एक्स की भी कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगे, और x की कितनी वैल्यू होंगी, तो x कैन टेक 2 वैल्यू। तो यहां पर क्या आ जाएगा, x कैन टेक 2 वैल्यू। कौन कौन सी, एक तो कौन सी होगी, x इज इक्वल टू सी ई की पावर अल्फा, अल्फा की जगह पुट कर दो आई ओमेगा पुट कर दो, तो आई ओमेगा टी एक वैल्यू तो ये होगी, और दूसरी वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू सी ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी। अल्फा की जो क्या पुट कर दिया हमने, माइनस का आई ओमेगा पुट कर दिया। तो यहाँ जो ये यहाँ पर सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में कितनी वैल्यू आ रही है, 2 वैल्यू आ रही है, यानी ये भी और ये भी दोनों दो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। नाउ हम जानते हैं फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अगर ये वैल्यू भी और ये वैल्यू भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है, तो इन दोनों का जो क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, वो भी क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ध्यान सुनना, अगर ये वाला x की ये वैल्यू भी और ये वैल्यू भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है, तो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, ओके इसे मिटा देता हूं। सो अगर मैं यहां से क्या निकालूं, अब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 इक्वेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन of these 2 solution is also solution of equation 2, is also solution of equation 2, यानी equation 2 यानी differential equation of simple harmonic motion। ओके, तो इसका linear combination क्या हो जाएगा, x is equal to c1 e की पावर i ओमेगा टी प्लस का कितना आ जाएगा हमारे पास c2 e की पावर माइनस का आई ओमेगा टी। अगेन यहाँ पर जो C1 और C2 है, दो क्या है, कांस्टेंट है, वो कुछ भी हो सकते हैं। ओके, तो इन दोनों का क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी इन दोनों का ऐड कर दिया हमने, इन दोनों को ऐड कर दिया, जो नया फंक्शन x आया वो भी क्या होगा, इसका सॉल्यूशन ही होगा। ठीक है, ओके, नाउ अज्यूम कर लिया कि ये कौन सी इक्वेशन होगी मेरे पास, इक्वेशन नंबर 3। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2। ओके, 3 नहीं हुआ, नीचे भी इक्वेशन थी, 4 इक्वेशन हो गई थी ना, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 5, इसे मैंने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 5 कह दिया। ओके, ना अब यहाँ पर थोड़ा बहुत हम करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन क्या कर सकते हैं, ये क्या है, e की पावर आई ओमेगा टी, और e की पावर क्या है, माइनस आई ओमेगा टी है। नाउ सिंस वी नो e की पावर आई थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा होता है। एंड वी ऑल्सो नो e की पावर माइनस का आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस का आई साइन थीटा, ये हम जानते हैं। तो इन दोनों की हेल्प से मैं इस इक्वेशन 5 को क्या कर सकता हूं, मॉडिफाई कर सकता हूं। देखो क्या लिख सकता हूं मैं, यहां से आप x इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, C1 तो ऐसे ही रहा ना, इसके जो क्या लिख सकता हूं, ये क्या है, जहां यहाँ थीटा है, थीटा की जो कितना है यहाँ पर ओमेगा टी है, तो क्या लिख सकता हूं, देखो मैं इसको कॉस ओमेगा टी प्लस का आई साइन ओमेगा टी, ये आ जाएगा। एंड फिर अगेन यहाँ पर प्लस का कितना आ जाएगा C2, और अंदर कितना आ गया, देखो ये कॉस ओमेगा टी माइनस का आई साइन ओमेगा टी। ठीक है, माइनस का साइन आई, ओके, आई साइन ओमेगा टी। ठीक है, ना अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो C1 को, तो x इक्वल टू कितना आ गया, C1 कॉस ओमेगा टी एंड प्लस का आई C1 साइन ओमेगा टी एंड प्लस का C2 कॉस ओमेगा टी एंड अगेन माइनस का आई C2
साइन ओमेगा टी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। देखो ये कॉस ओमेगा टी दोनों ओर से कॉमन ले लो, अंदर कितना बच गया C1 प्लस C2 बच गया, और अंदर कितना है, बाहर कितना आ जाएगा कॉस ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी दोनों ओर से कॉमन, प्लस का कितना आ गया, ये आई कॉमन है इधर से, तो C1 माइनस C2। देखो आई भी कॉमन है दोनों ओर से, C1 माइनस C2, और दोनों ओर से साइन ओमेगा टी भी कॉमन है, तो कितना आ जाएगा, ये साइन ओमेगा टी कॉमन आ गया है। ठीक है, सो इट इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6। इसे मैंने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 6 कह दिया। ठीक है ना, इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हैं, उससे पहले इसे मिटा लेते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप यहाँ तक। नाउ इस इक्वेशन नंबर 6 को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर देते हैं। यहाँ पर जो C1 प्लस C2 और आई C1 माइनस C2 है, इसको रिप्लेस कर देते हैं। देखो किससे, मैं यहाँ पर C1 प्लस C2 को रिप्लेस कर दे रहा हूँ, किससे, A साइन फाई से, किससे, A साइन फाई से, और जो यहाँ पर आई C1 माइनस C2 है, इसको रिप्लेस कर दे रहा हूँ किससे, A कॉस फाई से। ठीक है, चलो रिप्लेस कर दो। अब इन दोनों की जगह यहाँ पर इक्वेशन 6 में ये दो वैल्यू पुट कर दो, तो क्या क्या निकल के आ गया, देखो हमारे पास x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास क्या, A साइन फाई इंटू कितना आ गया, कॉस ओमेगा टी, एंड फिर प्लस का कितना आ गया यहाँ पर, A कॉस फाई इंटू साइन ओमेगा टी आ गया। ठीक है, ये आ गया, दोनों ओर से A कॉमन है, A कॉमन ले लो, अंदर कितना बच गया, देखो A कॉमन आया, अंदर कितना बच गया यहाँ पर, साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस का कॉस फाई इंटू साइन ओमेगा टी बच गया। ठीक है, इसे मिटा लेते हैं। ओके, अब देखो, अब यहां पर देखो ये फॉर्मूला बन रहा है। देखो सिंस वी नो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस का कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, साइन ए प्लस बी होता है। तो ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो रिप्लेस कर दो। देखो x इज इक्वल टू, तो पुट कर दो यहाँ पर, तो a इज इक्वल टू कितना, x इक्वल टू कितना आ गया, a इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। ठीक है, यही क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन का सॉल्यूशन है कि x इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर होगा ना। अब हम इस इक्वेशन की हेल्प से, जो हमने पिछले वाले लेक्चर में डेफिनेशन पढ़ी थी ना, एम्पलीट्यूड पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी, टाइम पीरियड पढ़ा था, फेज पढ़ा था, सब हम इस इक्वेशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं यहाँ पर, अब एम्पलीट्यूड की बात करते हैं। तो किस तरीके से ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ रखी है, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ रखा है, किस तरीके से इस इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी फाइंड कर, सेट इज इक्वेशन नंबर 7। एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, फेज फाइंड करेंगे, या टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। देखो कैसे करते हैं ना। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, नाउ सिंस वी नो एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन को क्या बोलते हैं हम, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अब यहां पर क्या है, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, इस x की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, देखो a तो क्या है, कांस्टेंट है, किस पर डिपेंड कर रहा है, ये साइन ओमेगा टी प्लस फाई पर डिपेंड कर रहा है। इस x की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब साइन ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी ना। हम जानते हैं जब अगर इस पूरे को मैं थीटा एज्यूम कर लूं, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तब ये किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। तो फॉर x इक्वल टू मैक्सिमम, x मैक्सिमम कब होगा, व्हेन साइन ओमेगा टी प्लस फाई इज इक्वल टू मैक्सिमम, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब x मैक्स किसके बराबर होता है, एम्पलीट्यूड के बराबर होता है, और एक किसके बराबर आ जाएगा, अगर यहां पुट करो तो a तो ऐसे ही रहा, और इस पूरी की जगह साइन ओमेगा टी प्लस फाई की जगह कितना पुट कर दूंगा मैं, 1 पुट करूं तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो x मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड इक्वल टू किसके बराबर आ गया, a के बराबर आ गया। यानी जो यहाँ पर सॉल्यूशन आ रखा है, इस सॉल्यूशन में जो ये a है, ये a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में जो ये a है, ये किसके बराबर है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, यानी किसके बराबर है, एम्पलीट्यूड के बराबर है। इतनी बात क्लियर हुई। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, यहां से एम्पलीट्यूड को डिफाइन कर दिया ना। अगले काम हमारा टाइम पीरियड को डिफाइन करना। किसको डिफाइन करना, टाइम पीरियड को। ओके, देखो कैसे करेंगे। टाइम पीरियड क्या होता है,
अभी हमने पढ़ा पिछले वाले लेक्चर में कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, या बोल सकते हैं हम कि कितने टाइम वो अपनी पोजीशन को रिपीट करेगा, वो क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। नाउ जैसे कि हमने सॉल्यूशन हमारे पास क्या है कि एट एनी टाइम जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर है। एट एनी टाइम डिस्प्लेसमेंट ये है। नाउ जितने टाइम के बाद अगेन इसी पोजीशन को रिपीट करेगा वही क्या होगा, उसका टाइम पीरियड होगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं या फिर रिप्लेस कर दे रहा हूं, मैं टी को रिप्लेस कर दे रहा हूं किससे, टी प्लस 2π ओमेगा से। किससे रिप्लेस कर दिया मैंने, टी को टी प्लस 2π ओमेगा से रिप्लेस कर दिया। यानी टाइम कितना आगे बढ़ गया है, 2π ओमेगा आगे बढ़ गया है। जितना अभी इनिशियली टाइम था, इस समय जो टाइम टी है उससे कितना टाइम आगे बढ़ गया है, 2π ओमेगा टाइम आगे बढ़ गया है। देखते हैं तब इस इक्वेशन में क्या चेंज आता है, यानी तब पोजीशन में क्या चेंज आता है, तब डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आता है। देखो तो कितना आ जाएगा, देखो ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको रिप्लेस करना है, ठीक है, रिप्लेस। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये साइन ये ओमेगा टी की जो कितना पुट करना है हमने, टी प्लस 2π ओमेगा प्लस का कितना आ गया यहाँ पर फाई आ गया। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, ए साइन, इस ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, देखो ये ओमेगा टी प्लस ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, कितना आ जाएगा यहाँ पर 2π प्लस का कितना आ गया फाई आ गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, ए साइन 2π एंड प्लस का कितना आ गया यहाँ पर ओमेगा टी प्लस फाई आ गया। देखो ये 2π प्लस थीटा, साइन 2π प्लस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो इस पूरे को अगर मैं एक एंगल एज्यूम करूं तो साइन 2π प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई आ जाएगा। देखो क्या हुआ, मैंने टाइम को 2π ओमेगा आगे बढ़ाया लेकिन पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया। पार्टिकल आगे बढ़ा लेकिन दोबारा से इतने टाइम के बाद 2π ओमेगा टाइम के बाद वो फिर से अपनी पोजीशन को उसने क्या कर ली, रिपीट कर ली। यानी ये जो यहाँ पर क्वांटिटी है 2π ओमेगा, ये किसके बराबर है, टाइम पीरियड के बराबर है। तो यहाँ से मैं टाइम पीरियड t इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 2π ओमेगा लिख सकता हूँ। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2π ओमेगा। सिंस वी नो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन m। k क्या है हमारे पास यहाँ पर, फोर्स कांस्टेंट है, थोड़ी देर पहले पढ़ा था। मास क्या है, जो मास ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्ट ले रहा है, उसका मास है। तो अगर मैं यहाँ से ओमेगा इक्वल टू निकाल तो कितना आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k अपॉन m आ जाएगा। इसको रिप्लेस कर दो इधर। तो t टाइम पीरियड t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2π ओमेगा, ओमेगा की जो कितना आ गया अंडर रूट ऑफ k अपॉन m। फर्दर सॉल्व कर देंगे हम इसको। तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2π एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया यहाँ पर, m अपॉन k आ गया। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन, 2π इंटू m अपॉन k। ये क्या हो गया हमारे पास टाइम। इस तरीके से क्या कर देंगे हम, टाइम पीरियड को डिफाइन कर देंगे। अब किसकी बारी है, फ्रीक्वेंसी की बारी है। तो फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करना बड़ा आसान है। बताइए फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना होगा, होशियार बच्चे तो बता देते हैं। फ्रीक्वेंसी सिंस वी नो फ्रीक्वेंसी म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, पढ़ा है हमने, म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, या फिर नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, ऐसा भी हमने पढ़ा था, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। अगर हम मैथमेटिकली देखें तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड टी है, टाइम पीरियड हमने डिफाइन किया इतना है, तो कितना आ जाएगा, देखो ये 1 अपॉन 2π और यहाँ अंडर रूट में कितना आ जाएगा, k अपॉन m आ जाएगा। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर देंगे, फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर देंगे। अब बात आती है किसकी, फेज की। फेज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन किसकी हेल्प से डिफाइन कर रहे हैं, इस सॉल्यूशन जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला उसकी हेल्प से डिफाइन कर रहे हैं ना। अब बात करते हैं किसकी, फेज की। फेज, ओके, जैसे कि हमने पढ़ा था कि फेज क्या होता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस पोजीशन और डायरेक्शन निकालनी है या फिर किसी इंस्टेंट पर पोजीशन और डायरेक्शन निकालनी है तो किसकी हेल्प लेते हैं हम, इस फेज नाम की फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प लेते हैं। तो फेज क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या दिखाती है, किसी सिंपल हार्मोनिक करते हुए ऑब्जेक्ट की या फिर मास की किसी इंस्टेंट पर पोजीशन और डायरेक्शन दिखाती है। नाउ जैसे कि हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसकी पोजीशन को हम किससे डिफाइन करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 7 से डिफाइन करेंगे। सिंस वी नो द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम t, x इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, a sin ओमेगा t प्लस फाई होता है। नाउ यहाँ पर ये जो चीज है, ये चीज है ओमेगा t प्लस फाई, इसी को हम क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। तो यहाँ पर जो फेज है वो क्या है हमारे पास, ओमेगा t प्लस
फाई है। यही दिखाएगा कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है और किस टाइम पर है, किस टाइम पर कहाँ है और उसकी डायरेक्शन कहाँ है। ठीक है ना। अगर हम इनिशियली बात करें, यानी जब टाइम इज इक्वल टू कितना था, 0 था, अगर हम क्या बात करें इनिशियली क्या होगा हमारे पास, इनिशियली जो टाइम होगा कितना होगा, 0 होगा। अगर इनिशियली टाइम इज इक्वल टू 0 है तो फेज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, देन फेज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओमेगा इंटू 0, तो फेज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फाई आ जाएगा। यानी फाई कैसा फेज है ये, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है, यानी इनिशियल फेज है। इसका नाम हम क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, इनिशियल फेज। ठीक है ना। ये इनिशियल फेज भी डिपेंड करता है कि हमारा मोशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर हमारा मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल फेज कुछ और होगा। अगर हमारा मोशन एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो हमारा इनिशियल फेज कुछ और होगा। देखो कैसे हम जो मैं बोल रहा हूं उसका मतलब क्या हुआ देखते हैं। इधर मिटा लेते हैं पहले। ओके देखो, अब हमारा मोशन हो रहा है। मोशन कौन सा, वाइब्रेशनल मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, इस पी पॉइंट पर गया, यानी एक्सट्रीम पोजीशन तक गया, ये इसकी मेन पोजीशन है, और फिर वापस कहां आया, इस ओ पर आया, फिर कहां चला गया, इस क्यू पर चला गया। ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां तक, ये क्या है, एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट है, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, एम्पलीट्यूड के बराबर है। ओके ना, अगर हमारा जो मोशन है कहां से स्टार्ट हो रहा है, इस ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, यानी इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। अगर जब मोशन यहां से स्टार्ट होगा तो इस केस में x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, जब मोशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट होगा, तब फेज कितना होगा, तब इनिशियल फेज कितना होगा वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। जब मोशन यहां से स्टार्ट हुआ तब x इक्वल टू कितना है, 0 है ना। अब एक काम करो, इस इक्वेशन में x इक्वल 0 पुट करो, तो अगर जब x इक्वल टू 0 आया तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये इक्वल टू कितना, ओके कहां, ओके इनिशियल फेज की बात हो रही है। इनिशियल फेज यानी जब टाइम t इज इक्वल टू 0 होगा। जब टाइम t इज इक्वल टू 0 होगा तो यहां पर जो इक्वेशन, अगर इनिशियल फेज एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 की बात होगी तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, a sin phi हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा t तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, a sin phi बचेगा। नाउ जब मोशन कहां से स्टार्ट होगा, इस मीन पोजिशन से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, मोशन स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। मोशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, तो इस केस में x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर x इक्वल टू 0 तो कितना हो जाएगा, a sin phi, तो यहां से sin phi इज इक्वल टू 0, और sin phi इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, phi इज इक्वल टू 0। यानी जब मोशन कहां से स्टार्ट होगा, इन मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा, तब जो इनिशियल फेज होगा वो कितना होगा, 0 होगा, याद रखना। ठीक है, जब मोशन कहां से स्टार्ट होगा, इस मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा, यानी यहां से हमने धक्का दिया यूं करके, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे हुआ, ये हुआ। ठीक है, तब फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा मोशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, इस एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो, यहां से हम पकड़ के इसको इधर ले गए और हमने यहां से छोड़ा फिर इसको। ठीक है, कोई अगर ऑसिलेशन हो रहा है, जब यहां से होगा, एक्सट्रीम पोजीशन से जब वो स्टार्ट होगा, तब क्या होगा, देखो व्हेन मोशन स्टार्ट फ्रॉम, ये तो मीन पोजीशन हो गया। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, इसे केस फर्स्ट, केस सेकंड क्या हो सकता है, व्हेन मोशन स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। कहां से स्टार्ट हो रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। अब एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब क्या हुआ, एक्सट्रीम पोजीशन में जो x होगा, डिस्प्लेसमेंट हो किसके बराबर होगा, एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन जो x होगा वो किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। एंड दिस विल बी इक्वल टू, x इक्वल टू किसके बराबर है हमारे पास, a sin phi के बराबर है। दिस विल बी इक्वल टू a sin phi, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, a sin phi आ गया, इस a से a कैंसिल, तो sin phi इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया, और 1 कहाँ पर होता है, पाई बाई 2 पर होता है। तो जब मोशन कहाँ से स्टार्ट होगा, एक्सट्रीम पोजीशन स्टार्ट होगा, तो जो हमारा इनिशियल फेज होगा किसके बराबर होगा, पाई बाई 2 के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आई आपको। ठीक है, तो इस केस में जो इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पर कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा। जब मोशन यहाँ से स्टार्ट होगा तब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, पहले हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करी, फिर उसका हमने सॉल्यूशन निकाला, हमारा सॉल्यूशन ये निकला। फिर हमने इस सॉल्यूशन की हेल्प से जो सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड डेफिनेशन थी, एम्पलीट्यूड था जो, या फिर फ्रीक्वेंसी थी, या फेज था, या टाइम पीरियड था, उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला भी यहाँ पर क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। देखो हट गया, मिटा दिया। आई होप आपने लिखा होगा। तो हमको याद होना चाहिए कि टाइम पीरियड को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली, या फिर हम फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, या फिर फेज हम किसे बोलते हैं। ये जो पूरी क्वांटिटी है इसे हम क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।